बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जी। रमज़ान मुबारक सबको। बहुत ही रहमतों और बरकतों के महीने में आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है जी। आज के प्रोग्राम में मकसद आपका यही होता है कि कंज्यूमर, किसान, ज़राअत, तमाम जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में बढ़ें, हम उसमें अपना किरदार अदा करें। और इसका एक ही तरीका है जिसमें कि हम आपको लेके साथ चलते हैं कि आप हमसे राब्ते में रहें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जी। सबसे पहले बात, मैं पिछले हफ्ते कुछ आपसे ज़रा दस्तयाबी भी थी। क्योंकि मैं बाहर था, पहले मुल्क से बाहर था, फिर यहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, जिसमें कि फैसलाबाद, लाहौर, इसके साथ साथ दीगर जो इलाके थे वहाँ पे जो उकाड़ा वगैरह, जिसके अंदर जो बात हुई, तो सबसे पहले जो ख़बर है वो ये है कि हमारी जो गंदम की पैदावार है जी, वो बड़े ही उसको जिसे कहते हैं कि जो शानदार हमारा पिछला साल था या उससे पिछले साल था, उसके मुकाबले में इस साल हमारी गंदम वो नहीं दिखा पाई रंग जो कि नज़र आ रहे थे। और ये फील्ड के ऊपर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं जहाँ भी गया वहाँ मुझे सरसों ज़्यादा नज़र आई, मुझे मकई ज़्यादा नज़र आई, वहाँ गन्ना ज़्यादा नज़र आया। और ये सिलसिला ऐसा है कि जिसने अब गवर्नमेंट को भी ये कह दिया है, उनको कहने वालों ने, कि जनाब क्योंकि मुल्क में एक तो ये है कि 40 से 50% ये क्लाइमेट जो चेंज की मिनिस्ट्री है उसने अपने नंबर्स में बताया है कि मुल्क में इस दफ़ा जो हमारी रबी की सीज़न था उसमें सितंबर से लेकर और जनवरी तक तकरीबन कोई 40 से 50% कम बारिशें हुई हैं। ख़ुसूसन 52% तक जो है बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के इलाकों में बारिशें कम हुई हैं। उस देखें कि सबसे बड़ी फसल जो होती है मुल्क की वो होती है गंदम की, जो कि फूड सिक्योरिटी में भी अहम नुक्ता है। लेकिन अभी ये सिलसिला आ गया है कि हुकूमत कह रही है कि 11% हमारी कमी हो गई है। लेकिन अभी तक आपको पता है कि पंजाब में ख़ुसूसन गंदम ने अभी तो अपना जो है मुकम्मल वो दाना नहीं बनाया, और उस वजह से कि अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो चेंजेस आ गई हैं, उससे ख़तरा इस बात का है कि आपकी एक तो गंदम लगी कम है, दूसरे नंबर पे जो उसकी पैदावार है उसको भी सीरियस किस्म के कंसर्न हो सकते हैं। और हुकूमत अब ख़ुद से कह रही है कि तकरीबन $1 अरब, यानी कि तकरीबन 280 अरब रुपए की गंदम फौरी तौर पे इनको मंगवानी पड़ेगी, जिसमें कि बहुत, अब आपको पता है कि कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर वो इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए अगर देखें तो अभी जो IMF का वफ़द आ रहा है पाकिस्तान रिव्यू के लिए, उसमें पाकिस्तान को $1 अरब मिलने हैं। तो अगर वो हम देखें कि अगर हमने ठीक तरह फ़ैसले किए होते, हमने किसानों को उनकी मेहनत का सिला फराहम करने का कोई सोचा होता, तो अब वो मेरे ख्याल से वो जो $1 अरब हमें मिलना है, कहीं वो हमारा गंदम की जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर लग जाएगा। तो ये एक बहुत अहम बात थी जो कि मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा अब किसानों ने, अच्छा एक इसमें अहम नुक्ता जो हम पहले भी कई प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, और वो बात ये है कि उन्होंने मस्टर्ड यानी कि सरसों या कैनोला क्यों लगाया है? क्योंकि उसकी लागत कम है, उसका जो बीज सस्ता है, उसके ऊपर जो पैदावार टेक्नोलॉजी है वो सस्ती है, उस पे ऊपर किसान का इतना ख़र्चा नहीं होता। तो एक ये नहीं कि उन्होंने गंदम अपनी मर्ज़ी से ना लगाई, वो अपनी जेब या इस्तात के मुताबिक वो करते हैं। क्योंकि उसमें DAP और यूरिया के जो अखराजात हैं वो हम अगर देखें तो वो ज़मीन की तैयारी या बाकी चीज़ें, तो वो किसान के और उसकी जो है उसकी मेहनत के उसके ऊपर जो उसका मुआवजा मिलता है वो भी पूरी तरह नहीं मिलता। तो इस वजह से उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अहम नुक्ता है। एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि हमने देखा कि पिछले साल जो गंदम आई थी, वो गंदम मेरे ख़्याल में जब भी मैंने देखा और लोगों से बात भी हुई उसके ऊपर, वो ये था कि वो गैर मयारी थी। यानी कि जो हमारी गंदम है वो 100 गुना बेहतर है उस गंदम से जो कि इंपोर्ट की गई थी यूक्रेन से या बाकी इलाकों से। तो ये भी एक सिलसिला है कि अगर हमने महंगी गंदम ख़रीदनी भी है, इंपोर्ट करनी भी है, तो क्या हम मयारी गंदम नहीं ले सकते? ये एक अहम बात है जिसके ऊपर तवज्जो मबज़ूल कराना थी। एक और शिकायत जनाब, पिछले हफ्ते मैं फैसलाबाद में था और वहाँ पे पल्सिस के ऊपर, चिकपी के ऊपर आपको पता है कि हम ACIR के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और बहुत एक खुशी की बात है। खुशी की बात मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन पहले जो है वो दालें, जिन्हें हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के अंदर पाकिस्तान में आपको पता है कि अगले महीने
या इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह पाकिस्तानी फसल आने शुरू हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है, ख़तरे की घंटी बज गई है। ख़तरे की घंटी ऐसे बज गई है कि तकरीबन 75,000 मेट्रिक टन चना जो सा है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया है, और वो 75,000 मेट्रिक टन चना जो सा है उसको इंपोर्ट करने के लिए अगर किसी शख्स ने कहा जी कि मैंने 100 मेट्रिक टन मंगवाना है, तो हुकूमत ने उसको सुनने, हमें ये वहाँ पे पता चली बात कि वहाँ हुकूमत ने उनको कहा नहीं, आप 1000 मेट्रिक टन मंगा लें। तो यानी कि वो बिल्कुल देखे बगैर, क्योंकि हमें जो इस वक्त कीमत मिल रही है तकरीबन $640 पर मेट्रिक टन की कीमत आ रही है, जो कि तकरीबन 190 रुपये का रेट बनता है। और पाकिस्तान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का चना, मैं ब्लैक चना की बात कर रहा हूँ, वो बेहतर है। और अगर हमारी अब फसल आने वाली है तो इसका मतलब है कि अगर वो कीमत उसकी इस वक्त अगर 190 रुपये पर केजी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो मुकामी जो चना होगा उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसको 5 से 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा मन के ऊपर पैसे मिल सकेंगे। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक मुश्किल चीज़ है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्यों? लेकिन हुकूमत ने ऐसा किया कि अपनी पॉलिसी ठीक नहीं की, जिस वजह से क्या हुआ कि हुकूमत को चाहिए था कभी इंपोर्ट रोकती, पहले उसको चाहिए कि वो सितंबर तक जो मुकामी जो हमारी फसल है उसकी खपत हो सके, उसके बाद देखे कि जी कैसे उसको करना है। तो क्योंकि इसके साथ ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी मुल्क की किसान है उसको अभी सेफ गार्ड करना है, उसकी भी सलामती हमें चाहिए, वरना वो इस पर नहीं आएंगे। तो ये एक अहम नुक्ता था। इसके साथ साथ बड़ी खुशी है हमें कि हमारा किसान कारोबार के थ्रू जो हमारे नंबर 1 बेसन पाकिस्तान में दस्तयाब है। इसमें यहाँ पे ये बात भी पता चली कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ख़ास तौर पर रमज़ान में जो बेसन की मसनूआत मिल रही हैं वो असल बेसन नहीं है, वो बल्कि जानवरों के चारे के तौर पे जो इंपोर्ट की जाती हैं दालें, उससे वो बनाया जा रहा है, जो कि हमारे अफज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है। अगर आपको इसमें बड़ी खुशी है कि हम किसानों से, क्योंकि ख़ुद लेते हैं, जो पाकिस्तान में 6 क्लस्टर्स में काम हो रहा है, KPK में, पंजाब में लावा, चकवाल, ये यहाँ पे मानकेरा जो हमारा भक्कर का एरिया है, इसके अलावा सिंध में, वहाँ से जो बेहतरीन किस्म की जो दालें और चना और चने की दाल आती है उसका बेहतरीन बेसन आपको किसान कारोबार पे मिल सकता है। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे आपको 1 नंबर का खालिस जो किसानों ने ख़ुद बना के हमें दिया है वो हम सब करते हैं, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग भी किसानों के साथ होता है। खाली ये नहीं कि हम खाली प्रॉफिट उससे कमा रहे हैं, बल्कि वो प्रॉफिट का जो बहुत मेजर हिस्सा है वो किसानों के पास चला जाता है। तो इस सिलसिले में ये एक अहम बात थी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़रूरी था कि आपको इस बारे में आगाह किया जा सके। एक चीज़ ये भी आगे बढ़ते हैं, अब टैरिफ की, यहाँ अभी जो मैंने बात की कि पाकिस्तानी किसानों की सेफ गार्ड के लिए एक नई बैटल, जिसे हम कह रहे थे कि नया जंग शुरू हो गई है, जो कि ट्रम्प ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। और वो टैरिफ के पाकिस्तान के लिए चांसेस भी हैं, कैसे हैं पहले लेकिन समझने की ज़रूरत है। दोबारा से बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि अप्रैल से ट्रम्प ने साहब ने कहा है जी कि हम जो एग्रीकल्चर ख़ास तौर पे कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे चीन के ऊपर। चीन के साथ साथ अभी जब मोदी इंडिया गया था तो वहाँ भारत के ऊपर भी उसने कह दिया था, जिसमें कि केमिकल्स थे, ऑटोमोबाइल्स थी। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उसने कहा जी कि मैं टैरिफ लगा दूंगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो इंडिया का अभी भागे भागे उनका मिनिस्टर जो है इंडस्ट्रीज़ का, वो भागे भागे गया है अमेरिका, उनको मना करने के ना करें जी इस किस्म का। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ठीक है केमिकल्स के अंदर या ऑटोमोबाइल्स या हैवी बाइक्स जो हम आपसे मंगवाते हैं उसके ऊपर बेशक टैरिफ लगा दें, लेकिन अगर आपने हमारी जो ज़रूरी मसनूआत जिसमें डेयरी है, इसमें बहुत सारे जो एग्री कमोडिटीज़ हैं, एग्री अजनास हैं, जो ज़रूरी अजनास जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर अगर आपने लगा दिया तो हमारे बहुत सारे गरीब किसान मारे जाएंगे। ये इंडिया ने अमेरिका को इस बारे में बताया है कि इस बारे में हमसे ज़रा देख के बात कीजिए, हमारे लिए कुछ रहमदिली का मुजाहरा कीजिए। इसके मुकाबले में हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर अभी हमारी ज़रूरी जो मसनूआत हैं वो चाइना को हम भेज सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसके साथ साथ क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा कि अर्जेंटीना में और ब्राज़ील में को मौसमी हालात भी ठीक नहीं थे, तो ये कमी जो सोयाबीन
और इसके साथ साथ अभी हमारे यहाँ जो गंदम की जगह हमारे किसान दोस्तों ने जो लगाई हुई है मकई, उसका अभी देखें कि बहुत बेहतर तरीका हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं। तो एक्सपोर्ट इज़ द राइट आंसर हमारे मुल्क की मामलात को बेहतर करने में। इसलिए ये जो टैरिफ की कहानी है ना, इसके अंदर इंडिया की तो देखें चीखें निकल रही हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये कह दिया। अब ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आ गई है कि वो कैसे अपने चावल और इसके साथ साथ दीगर मसनूआत जिसमें कि मकई अहम है, उसको कैसे पूरा करता है, और तिल भी बहुत अहम है। तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से हुकूमत को फौरी तौर पे सब्सिडाइज़ कर देना चाहिए। एक अहम मिसाल मैं अभी आपके सामने लेके आता हूँ, जिसमें अभी क्या हुआ है कि इंडोनेशिया में कोई 25 साल बाद, यानी कि 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद हुआ ये है कि वहाँ पे महंगाई ख़त्म हो गई है, महंगाई नेगेटिव हो गई है वहाँ पे। और महंगाई नेगेटिव ये नहीं हुई कि लोगों की ख़रीदारी, पाकिस्तान में तो देखें परचेजिंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है लोगों की, इसलिए महंगाई का ये जो हुकूमत कहती है कि कम हो रही है, ये एक्चुअली महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि वो लोग ख़रीद नहीं पा रहे। इस वजह से उनको भी अब देखना पड़ रहा है। इसको एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या है? श्रिंकफ्लेशन में ये होता है कि अगर लोग चीज़ें ख़रीद नहीं पाते पूरी मिकदार में, तो वो क्या करते हैं, उसका साइज़ कम कर देते हैं, कि वो महंगी करने के बजाय उसको उसका साइज़ कम कर दें। यानी कि पहले हम अगर 1 किलो पत्ती या चाय का जो डब्बा था वो लेते थे या पैकेट लेते थे, अब उन्होंने 850 ग्राम कर दिया है या 600 ग्राम कर दिया है। इसी तरह दूध की जो पैकिंग थी वो भी कम कर दी, इसी तरह साबुन की जो पैकिंग थी वो भी कम कर दी। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो कीमत अगर नहीं बढ़ाई लेकिन उसका साइज़ कम कर दिया है, तो इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। लेकिन इंडोनेशिया में क्या हुआ कि हुकूमत ने वहाँ पर ये किया कि वहाँ पर रमज़ान में और बाकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर बिजली की कीमतें आधी कर दी। उस वजह से उसका नेट इफ़ेक्ट ये आया कि वहाँ का जो जीडीपी ग्रोथ था वो तकरीबन 5% से ज़्यादा हुआ है 2 महीने में। और इससे वो उनकी जो इंडस्ट्री है उसने भी जो है वो तरक्की की है। इसके साथ साथ लोगों ने भी वहाँ पे ज़्यादा ख़रीदारी की है और इस तरह से मुल्क की खुशहाली की तरफ जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने चाहिए, लेकिन IMF का वफ्द आ रहा है, उससे भी बात करें कि किसानों के लिए खुसूसी तौर पर कोई पैकेज होना चाहिए जिसके थ्रू उनकी हमें दादरसी करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि महंगाई में कमी वाक़ई होती है और कंज्यूमर या बाकी पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए भी बेहतर मौके पैदा होते हैं, उनकी भी जो है वो बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुजारने का उनको मौका मिलता है। तो ये कुछ गुजारिशात थी। आगे आपके पास चावल की फसल आ रही है। चावल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम सिचुएशन ख़राब हुई है। यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी कंसाइनमेंट्स हमारी रिजेक्ट की हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पेस्टिसाइड थी, जो पिछली दफ़ा भी मैंने प्रोग्राम में बात की थी, वो बहुत ज़्यादा आए हैं और बात अब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी तक चली गई है। और वहाँ पे अब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि हम अपने घर को ठीक करें। अब नया मामला शुरू हो रहा है, नया सीज़न शुरू हो रहा है, तो हमें अपना अच्छा बीज और हमारे इलाके के माहौल के मुताबिक, यानी कि उसके लिए जो साजगार वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर हम काम करें, ताकि वो हम बाहर भेजकर और कीमती ज़रूर कमा सकें। तो इस सिलसिले में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखें। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि हाइब्रिड चावल सिर्फ उन्हीं इलाकों में लगाएं जहाँ पे कि उसकी जो है के लिए बेहतर हैं, जो खुसूसन तो मेरे ख्याल से सिंध के इलाके हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं। पंजाब में जो उसकी वैराइटीज़ हैं जो कि लॉन्ग वैराइटीज़ होती हैं उनके लिए बेहतर है। बासमती मैंने कहा था वो आप ज़रूर करें। तो इसीलिए वजह से आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये अच्छा सीज़न आपके लिए आ रहा है। इसको ज़रूर इस पर काम करें और आगे लेके चलें। जी, हमारे दोस्त हैं, पहला सवाल चावल की बात हो रही है तो हमारे दोस्त हैं अहमद हसन, कह रहे हैं सर हाइब्रिड राइस लगाना चाहिए या नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था आप अपने इलाके का ज़रूर बताया कीजिए, उसके मुताबिक हम आपकी रहनुमाई कर सकें। अगर तो आपके इलाके में हाइब्रिड का है तो उसका अच्छा बीज लें। क्यों? क्योंकि हीट वेव ने पिछली बार बहुत ज़्यादा असरात किए थे और ये देख कर मेरे ख्याल से आपको फ़ैसला करना चाहिए। अगर आपके इलाके में जुलाई से चावल की जो काश्त है वो बेहतर रहती है तो आप ज़रूर उस पर जाएँ। और ये 2 फसलें लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ना जाइएगा। क्यों? क्योंकि इससे पंजाब हुकूमत ने ऑलरेडी इसके ऊपर पाबंदी लगाई है और ये आपकी ज़मीन और इसके साथ साथ आपकी जो माहौल है उसके लिए भी बेहतर नहीं है। नेक्स्ट जी मोहम्मद ताहिर साहब हैं,
ये भी पूछ रहे हैं कि जनाब 2025 का चावल का सीज़न कैसा रहेगा और बारिशें कितनी मुतवक्के हैं। जनाब बिल्कुल चावल का सीज़न उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। बारिशें आपको पता है कि पहले हीट वेव आई थी, अभी बारिशें कम हो रही हैं हुई हैं, इस वजह से पानी का भी मसला आएगा। तो इसलिए दरख्वास्त ये है कि आप सोच समझ कर जो है चावल की काश्त कीजिए। फिर दोबारा वही बात कि अपने इलाके के मुताबिक जो रिकमेंडेड जो इसकी काश्त का जो दरानिया है उसके मुताबिक आप अपनी फ़सल की काश्त करें। नेक्स्ट हम एजाज़ बलोच साहब हैं जी, ये कह रहे हैं सीज़नल मेज़ फ़ीचर भी बता दें, फ्यूचर के बारे में बता दें प्लीज़। जी बिल्कुल, सीज़नल का भी बहुत अच्छा है जी सीज़न। अभी थोड़ी सी कमी आई है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन ये ऐसे रहेगा। क्योंकि ये जब से मैंने कहा कि ये जो आपके सामने अभी जो इसके ऊपर टैरिफ की कहानी है, इससे कॉर्न की मार्केट थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि अच्छा होगा ये सीज़न आपके लिए भी। मुबश्शिर साहब हैं, सर इस मरतबा सरसों का रेट कैसे रहने का इम्कान है। जी नॉर्मल जो रेट है वही रहेगा। इस बारे में जो ऊंच नीच होती है तो ज़रूर आपके उस बारे में बताएंगे, लेकिन ये इलाके के निस्बत से इसको चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी सरसों लग गई है तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर होने की या ऊपर जाने की इतनी मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन स्टेबल रहेगा। और उम्मीद है कि क्योंकि आपको पता है कि हमारी बहुत सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो हैं पूरी होती हैं और हमें उसको देख के लेके चलना चाहिए आगे। लेकिन अपनी फसल को रोक के रखिएगा। गुजारिश ये है कि आपको पता है कि कुछ दिनों बाद जब हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो एकदम प्राइसेस 10% से ऊपर जाती हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करके उसके मुताबिक अपनी फसल की जो है वो फ़रोख्त कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपके सवालों का और आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।